नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद, आदाब। और मैं गुरु रहमान अदब में गुरुकुल से आज खिलजी वंश को लेकर आऊँगा। थोड़ी सी परेशानी है हमारे साथ अभी पिताजी को लेकर, इसी कारण बस बहुत खुल के तो नहीं, लेकिन जो भी तथ्य मैं आपको दे रहा हूँ वह निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही हितकारी सिद्ध होगा और आपकी परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाएंगे। तो खिलजी वंश में एक बात सबसे पहले स्पष्ट रख दीजिए कि खिलजी कौन थे, खिलजी कहाँ से आए थे, खिलजी तुर्क थे कि नहीं थे, कि खिलजी तुर्क थे। इस बात को लेकर बहुत विवादास्पद स्थिति बनी रही इतिहासकारों में, और अनेक इतिहासकारों ने खिलजी के रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज को आधार मानकर स्पष्ट रूप से ये कहने का प्रयास किया कि खिलजी तुर्क नहीं थे, क्योंकि इनकी रहन सहन तुर्कों से टोटली भिन्न थी। तो इसी क्रम में आपको देखिएगा कि तो जो आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निजामुद्दीन अहमद के अनुसार खिलजी चंगेज खां के दामाद, निजामुद्दीन अहमद के अनुसार खिलजी चंगेज खान के दामाद कुलीन खान के वंशज थे। निजामुद्दीन अहमद ये कहता है। उसके बाद बर्नी के अनुसार खिलजी तुर्क नहीं थे, बर्नी स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि खिलजी तुर्क नहीं थे। और फखरुद्दीन के अनुसार खिलजी तुर्कों के खुश रह के हो। हाँ दो ना। हाँ भाई, नमस्कार नमस्कार। भाई कहाँ के हो तुम? हाँ 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 तो आप हमसे 1 घंटा में बात कीजिए तो जरा, है ना। हमको पहचान रहे हो? रहमान मेरा नाम हुआ, मैं इतिहास पढ़ाता था गोपाल मार्केट में। 2009 बैच के ही ना हो? वो 94 बैच के हैं। फैज खान हमारे बड़े भाई हुए। तो यानी कि आप कोई करते हैं हम लोग जी। 1 घंटा बाद हमसे बात कीजिए ना, हम एक मामला कर लेंगे। नैयर हसनैन खान कर देंगे ना? अच्छा ठीक है। हाँ तो 1 घंटा बाद हम कोई कीजिए, हम करवा बुलवा देते। ठीक। नमस्ते भाई। चालू था। समझिए, फखरुद्दीन अहमद के अनुसार खिलजी जो थे वो खिलजी तुर्कों के 64 जातियों में से एक जाति थी। मान्य मत यह है कि खिलजी तुर्क ही थे, लेकिन परिस्थिति ये हुआ कि जो खिलजी जो थे इनका रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज अलग होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ये महमूद गजनवी की सेना के साथ आए थे। अब महमूद गजनवी की सेना के साथ आकर अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर बस गए। अफगानिस्तान के खल्ज नामक स्थान पर बस जाने के कारण बस एक लंबे समय तक भारत में रहने के कारण बस इनकी रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, पहनावा ये टोटल तुमको तुर्कों से भिन्न हुई, और इसी कारण बस इनको तुर्कों से भिन्न मान लिया गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि खिलजी तुर्क ही थे।
इस वंश का संस्थापक आपको जलालुद्दीन खिलजी था, जिसका वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। जलालुद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। वास्तविक नाम मलिक फिरोज था। 1290 से 1296 इसको हटा दो बेटा। जलालुद्दीन खिलजी कौन ये जलालुद्दीन खिलजी, हाँ जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 तक, 1290 से है 1296 तक, 96 तक। इसके मूल नाम था मलिक फिरोज, मूल नाम था मलिक फिरोज, मूल नाम था इसका मलिक फिरोज, मूल नाम था मलिक फिरोज, मलिक फिरोज मूल नाम था इसका मलिक फिरोज। यह पहली बार बलबन की सेना में, यह पहली बार बलबन की सेना में शामिल हुआ, बलबन की सेना में शामिल हुआ, बलबन की सेना में शामिल हुआ, सेना में शामिल हुआ, पहली बार बलबन की सेना में शामिल हुआ, पहली बार बलबन की सेना में शामिल हुआ। उस कैकूबाद के काल में यह सरे जानदार, कैकूबाद ने इसे सरे जानदार अर्थात अंगरक्षकों का प्रधान, अंगरक्षकों का प्रधान बनाया, अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। कैकूबाद ने इसे अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। बाद में इसे समाना का सूबेदार बनाया गया, बाद में इसे समाना का सूबेदार बनाया गया। इसे समाना पंजाब में है, समाना का सूबेदार बनाया गया, समाना का सूबेदार बनाया गया, समाना का सूबेदार बनाया गया, समाना का सूबेदार बनाया गया। 13 जून 1209 को 13 जून 1290 को 1290 को इसने अपना राज्याभिषेक कराया। इसने अपना, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कराया, 13 जून 1290 को इसने 1290 को इसने राज्याभिषेक कराया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने यह दृष्टिकोण सामने रखा, कि राजत्व का आधार जनता का समर्थन होना चाहिए, राजत्व का आधार जनता का समर्थन होना चाहिए, राजत्व का आधार जनता का समर्थन होना चाहिए, राजत्व का आधार जनता का समर्थन होना चाहिए। मलिक छज्जू का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। मलिक छज्जू का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। मलिक छज्जू का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। और ये जिसे जलालुद्दीन खिलजी ने दबाकर उसे माफ़ कर दिया, जलालुद्दीन खिलजी ने उसे दबाकर माफ़ कर दिया। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीतने का प्रयास किया।
जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीतने का प्रयास किया। रणथंबोर को जीतने का असफल प्रयास किया। और जब रणथंबोर को नहीं जीत पाया तो वैसी परिस्थिति में उसने कहा था कि मैं रणथंबोर जैसे हजारों किलो को मुसलमानों के एक बाल से भी किलो की तुलना में मुसलमानों का एक एक बाल अधिक मूल्यवान समझता हूँ। किलो को प्रत्येक बाल यानी मुसलमानों के सिर के प्रत्येक बाल को रणथंबोर जैसे हजारों किलो से मूल्यवान समझता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी का एकमात्र विजय अभियान मंदोर का विजय था। जलालुद्दीन खिलजी का एकमात्र विजय अभियान मंदोर विजय था। मंदोर का विजय था। अब देखिए, मैंने कहा कि खिलजी कौन थे, इस पर विद्वानों में मतांतर की स्थिति बनी हुई है। आपको निजामुद्दीन अहमद के अनुसार खिलजी चंगेज खान के दामाद कुलीन खान के वंशज थे। निजामुद्दीन अहमद के अनुसार खिलजी चंगेज खान के दामाद कुलीन खान के वंशज थे। उसके बाद आपको बर्नी के अनुसार खिलजी तुर्क नहीं थे। बर्नी कहता है खिलजी तुर्क नहीं थे, जबकि फखरुद्दीन कहता है कि खिलजी जो थे वह तुर्कों के 64 उपजातियों में से एक थे, वस्तुतः खिलजी तुर्क थे। लेकिन वास्तविकता ये है मेरे बच्चों, याद रखिएगा कि खिलजी तुर्क ही थे, लेकिन ये वास्तव में ये आपको आए थे महमूद गजनवी के सेना के रूप में आए थे और एक लंबे समय तक भारत में रह गए और अफगानिस्तान के खजे नामक स्थान पर बस गए। और इसी कारण बस इनकी रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज पूरे भारतीय शैली से मिलने लगी और ये तुर्कों से भिन्न नजर आने लगे। परिणाम स्वरूप इनमें एक संदेह की स्थिति उत्पन्न हुई कि खिलजी तुर्क नहीं थे, लेकिन वास्तव में खिलजी तुर्क ही थे, इसको याद रखिएगा। इस वंश का संस्थापक मलिक फिरोज था, जिसका वास्तविक नाम जलालुद्दीन खिलजी था। 1290 से 1296 तक यह पहली बार बलबन की सेना में शामिल हुआ था। याद रखिएगा, जलालुद्दीन खिलजी पहली बार बलबन की सेना में शामिल हुआ था। कैकू बाद ने इसे सरे जानदार अर्थात अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। बाद में इसे समाना पंजाब का सूबेदार प्रशासक बनाया गया। और आपको याद होगा कि कैकू बाद ने इसको समाना से ही बुलाया था और अपना संरक्षक नियुक्त किया था। बाद में कयूमर्स का संरक्षक बना। कयूमर्स की हत्या करने के पश्चात इसने कैकूबाद के द्वारा बनवाए गए जो किलाखोरी का किला था, उसमें इसने अपना राज्याभिषेक करवाया। 13 जून 1290 ईस्वी को इसने कैकूबाद के द्वारा बनवाए गए किलाखोरी के किला में अपना राज्याभिषेक करवाया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने यह दृष्टिकोण सामने रखा कि राजत्व का आधार जनता का समर्थन होना चाहिए। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने यह आदर्श सामने रखा कि राजत्व का आधार जनता का समर्थन होना चाहिए। मलिक छज्जू का विद्रोह इसी के शासनकाल में हुआ। यद्यपि जलालुद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबा दिया, लेकिन उसको विद्रोह को दबाने के पश्चात उसको माफ़ कर दिया। जलालुद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीतने का प्रयास किया। जब रणथंबोर को जीतने में वो असफल रहा तो उसने कहा कि उसने मुसलमान के प्रत्येक बाल को रणथंबोर जैसे हजारों किलो से अधिक मूल्यवान समझता हूँ। जलालुद्दीन खिलजी का एकमात्र विजय मंदोर विजय था। मंदोर विजय था चंगेज खान के नाती चंगेज खान के नाती उलूग खान ने 4000 समर्थकों के साथ 4000 समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार किया।
इस्लाम धर्म स्वीकार किया और दिल्ली के आसपास बस गए, जिसके लिए मुगलपुरा नामक नगर बसाया गया। मुगलपुरा नामक नगर बसाया गया और यही जाकर अभी वर्तमान में मुगलपुरा के नाम से जाना जाता है। मुगलपुरा के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी मेहरून का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया। मेहरून का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया और पहली बार जलालुद्दीन खिलजी के समय ही तुमको जलालुद्दीन खिलजी के समय ही तुमको क्या कहता है, अलाउद्दीन खिलजी ने विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण भारत के देवगिरी पर आक्रमण किया। देवगिरी पर आक्रमण किया और अपार धनराशि लूटी और इसी धनराशि को प्राप्त करने के उद्देश्य से जलालुद्दीन खिलजी तुमको कड़ा इलाहाबाद गया, जहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने सलीम और इख्तियारुद्दीन हुद के माध्यम से आपको तुमको जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवा दी। यानी याद रखिएगा कि चंगेज खान के नाती उलुग खान ने अपने 4000 मंगोल समर्थकों के साथ इस्लाम धर्म स्वीकार किया और जिनके लिए दिल्ली में मुगलपुरा नामक नगर बसाया गया, जो वर्तमान में मुगलपुरा के नाम से जाना जाता है। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी बेटी मेहरून का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के साथ किया। पहली बार जलालुद्दीन खिलजी के समय ही अलाउद्दीन खिलजी ने विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण भारत के देवगिरी पर आक्रमण किया और अपार धनराशि लूटी। इसी अपार धनराशि को लेने के उद्देश्य से अलाउद्दीन खिलजी ने तुमको अलाउद्दीन खिलजी से कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को तुमको कड़ा इलाहाबाद बुलवाया और वहीं पर सलीम ने उसको छुरा मारा और भागते हुए जलालुद्दीन खिलजी जब भागने लगा तो इख्तियारुद्दीन खुद ने उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी खुद गद्दी पर आसीन हुआ। यह था जलालुद्दीन खिलजी का मूल इतिहास। यह जलालुद्दीन खिलजी का मूल इतिहास था। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा पाया और तब आपको गद्दी पर बैठता है अलाउद्दीन खिलजी आपको 1296 से 1316 जन्म 1366 सिरसा हरियाणा में और इसका वास्तविक नाम था
वास्तविक नाम जो था नाम था वह अली गुरसब था। अली गुरसब था, वास्तविक नाम अली गुरसब था। बरनी के अनुसार जलालुद्दीन खिलजी के सदर में अनुसार अभी सुल्तान के मस्तिष्क से खून टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित किया। यह घोर साम्राज्यवादी शासक था अलाउद्दीन खिलजी, घोर साम्राज्यवादी शासक था, जिसके कारण बस इसको आपको अनोखा साम्राज्यवादी भी कहा जाता है। अमीर खुसरो की रचना खजानुल फतूह से अमीर खुसरो खजानुल फतूह से स्पष्ट होता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दो उद्देश्य रखा था। एक तो इसने अपने द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की थी, द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की, जिसको सिकंदरुसानी कहा जाता है। और साथ ही साथ यह आपको एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था, नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। इसने अपनी दोनों योजनाओं को यानी सिकंदरुसानी द्वितीय सिकंदर यानी विश्व विजय की बात और दूसरा नए धर्म की स्थापना की बात को पूरा करने के उद्देश्य से इसने अपने दिल्ली के काजी अलाउल मुल्क से विचार विमर्श किया, जिसमें काजी अलाउल मुल्क ने इसको 4 सलाह दिया। पहला सलाह था नए धर्म की स्थापना करना पैगंबर का काम है कि सुल्तान का नहीं। नए धर्म की स्थापना करना पैगंबर का काम है, सुल्तान के नहीं। दूसरा था भारत में अनेक ऐसे क्षेत्र बचे हुए हैं जिसको जीता जाना आवश्यक है, आप इसलिए पहले जो क्षेत्र नहीं जीता गया है उसको जीतिए। तीसरा था कि सल्तनत काल में लगातार मंगोलों का आक्रमण हो रहा है, और तो सुल्तान को चाहिए कि वो मंगोलों के आक्रमण से सल्तनत को सुरक्षित रखे। और चौथा था कि सिकंदर के पास अरस्तु जैसा मंत्री था जो सिकंदर की अनुपस्थिति में भी साम्राज्य को संचालित करने में सफल रहा था, और आपके पास ऐसा कोई एक तो मंत्री नहीं है, और दूसरे आपने अपने पिता की हत्या करके अपने दामाद अपने चाचा और ससुर की हत्या कर गद्दी प्राप्त की है। अतः जैसे आप बाहर निकलेगा आपके गद्दी को कोई दूसरा हासिल कर लेगा। अलाउद्दीन खिलजी घोर साम्राज्यवादी था, ये मैंने पहले बताया, साम्राज्यवादी था, जिसकी सूचना अमीर खुसरो की खजानुल फतूह तथा जियाउद्दीन बरनी की पुस्तक तारीख़ फिरोज़शाही से स्पष्ट होती है। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें हैं वह मूल रूप से उत्तर और दक्षिण भारत में केंद्रित है। उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया साम्राज्य विस्तार, उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने जो साम्राज्य विस्तार किया वो और दक्षिण भारत में जो साम्राज्य विस्तार किया, दोनों में मूल अंतर था। उत्तर भारत में जो उसने साम्राज्य विस्तार किया, वो साम्राज्य विस्तार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि उत्तर भारत में उसने जितने भी क्षेत्रों को जीता उन सब पर उसने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया।
इसके विपरीत दक्षिण भारत पर उसने जो विजय प्राप्त की वह दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर उन राज्यों को वहाँ के राजाओं को लौटा दिया और नियमित रूप से नजराना टैक्स देने के लिए बाध्य किया। यानी उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया, जबकि दक्षिण भारत पर उसने अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया। इस दृष्टिकोण से वह आपको समुद्रगुप्त से बिल्कुल निकट नजर आता है, क्योंकि समुद्रगुप्त ने भी उत्तर भारत पर प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था, जबकि दक्षिण भारत पर अप्रत्यक्ष शासन स्थापित किया था। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर को जीता। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर को जीता। 1298 में अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर को जीता राजस्थान में, और जिसमें उलूग खान और नुसरत खान की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। 1301 में रणथंबोर विजय स्वयं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ को जीता। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को जीता। और 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना पर विजय प्राप्त की। 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गर्ग के माध्यम से जालौर 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने कमालुद्दीन गर्ग के माध्यम से जालौर राजस्थान में स्थित क्षेत्र को जीता और दिल्ली सल्तनत के अधीन कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रमुख राज एवं शासक अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रमुख राज्य एवं शासक में इसमें सबसे पहले देखिएगा गुजरात में था कर्णदेव शासक था। कर्णदेव जिसको रायकरण के नाम से भी जाना जाता है। कर्णदेव जिसको रायकरण के नाम से जाना जाता है। रणथंबोर राणा हमीर देव चित्तौड़ रतन सिंह मालवा मलहक देव सिवाना शीतल देव और जालौर जालौर हो गया तुमको कलहन देव यानी अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रमुख राज्य एवं शासक में गुजरात कर्णदेव जिसको रायकरण के नाम से भी जाना जाता है। प्रतीक मोबाइल से फोन आया मोतिहारी के। हाँ तब गड़बड़ा दिया सब काम। हाँ तो इसको हम रखे तो हम बता देते हैं उसको। अलाउद्दीन खिलजी के समय के प्रमुख राज्य एवं शासक में गुजरात कर्णदेव इसको रायकरण भी कहा जाता है। रणथंबोर राणा हमीर देव चित्तौड़ रतन सिंह मालवा मलहक देव सिवाना शीतल देव जालौर कलहन देव। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये पूछता है। अब दक्षिण भारत का विजय है। दक्षिण भारत में देखिएगा कि आपको दक्षिण भारत के विजय में देवगिरी का विजय 1360
1307 जलालुद्दीन खिलजी शासक था और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने सर्वप्रथम विंध्य पर्वत पार करके आपको देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी 1307 में। और देवगिरी से लूटे गए अपार धन राशि को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही जलालुद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी को कहा, और अलाउद्दीन खिलजी ने उसको कड़ा में बुलवाया और कड़ा में सलीम ने उसको छुरा मारा। और जब भाग रहा था जलालुद्दीन खिलजी तो इख्तियारुद्दीन हुद ने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद बारंगल विजय 1309, बारंगल विजय 1309, बारंगल विजय 1309, द्वार समुद्र विजय 1310, द्वार समुद्र विजय 1310, मदुरा विजय 1311, मदुरा विजय 1311। यानी देवगिरी का 1307 में किया गया विजय अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा था, जबकि बारंगल विजय 1309 में, द्वार समुद्र विजय 1310 में और मदुरा विजय 1311 में, इन तीनों विजय तो अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं, दक्षिण भारत के विजय में जलालुद्दीन खिलजी के समय में सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने विंध्य पर्वत पार करके दक्षिण भारत के देवगिरी पर आक्रमण किया, देवगिरी से अपार धन राशि लूटा। इसी धन राशि को प्राप्त करने के उद्देश्य से जलालुद्दीन खिलजी जो कड़ा गया था, जहाँ पर उसकी अलाउद्दीन खिलजी ने हत्या करवा के स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। उसके बाद बारंगल विजय 1309 में हुआ, बारंगल विजय 1309 में हुआ मलिक काफूर के द्वारा, बारंगल विजय 1309 में हुआ मलिक काफूर के द्वारा, द्वार समुद्र विजय 1310 में हुआ, द्वार समुद्र विजय 1310 में हुआ मलिक काफूर के द्वारा, मदुरा विजय 1311 में हुआ, मदुरा विजय 1311 में हुआ, यह भी मलिक काफूर के द्वारा हुआ। दक्षिण भारतीय वंश, राजधानी और शासक। अब देखिए दक्षिण भारतीय वंश और राजधानी एवं शासक वंश राजधानी एवं शासक। पहला यादव राज्य, राजधानी थी तुमको देवगिरी, राजधानी देवगिरी। और शासक था राजा रामचंद्र देव, शासक था रामचंद्र देव। काकतीय राज, दूसरा था काकतीय राज। राजधानी था ये बारंगल और प्रताप रुद्रदेव सेकंड। होयसल राज, तीसरा होयसल राज है जिसका राजधानी था द्वार समुद्र, राजधानी था द्वार समुद्र। और शासक था बीर बल्लाल, उसके बाद चौथा है पांडे राज आपको मदुरा और वीर पांडे एवं सुंदर पांडे। दक्षिण भारतीय वंश, राजधानी शासक यादव राज, राजधानी देवगिरी, शासक आपको रामचंद्र देव। यादव राज, राजधानी देवगिरी, शासक रामचंद्र देव। काकतीय राज, बारंगल, राजधानी बारंगल, शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड। काकतीय राज, बारंगल, शासक प्रताप रुद्रदेव सेकंड। होयसल राज, द्वार समुद्र, शासक बीर बल्लाल। उसके बाद है पांडे राज, राजधानी मदुरा, वीर पांडे एवं सुंदर पांडे। ये इसकी आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के विभिन्न राज्यों की हमने चर्चा की। अब मैं बता दूंगा कि उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों को जीतने के क्रम में अलाउद्दीन खिलजी का मूल उद्देश्य क्या था। गुजरात विजय किस उद्देश्य से किया, उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों को जीतने का मूल उद्देश्य क्या था, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने का मूल उद्देश्य क्या था। उत्तर भारत में अलाउद्दीन खिलजी ने प्रत्यक्ष शासन स्थापित किया और दक्षिण भारत में प्रत्यक्ष शासन स्थापित नहीं किया, उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या था। और अलाउद्दीन खिलजी के इतने अनोखी साम्राज्यवादी नीति होने का मूल उद्देश्य क्या था, आज का क्लास में यही स्थगित करता हूँ। उसके बाद कल अलाउद्दीन खिलजी, चूँकि बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, कल मैं बताऊँगा कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उत्तर भारत के विजय के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, दक्षिण भारत की विजय के महत्वपूर्ण कारण क्या थे।